Friends, here is the second part of our chapter number 4, Tribal Digos and the Vision of a Golden Age. The first part we have discussed about how the tribal group live, and in this part we have discussed that some tribal groups वर प्रैक्टिसिंग झूम कल्टिवेशन, कुछ जो थे झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे जिसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं. सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स एंड सम वर हर्डिंग एनिमल्स, कुछ जो है एनिमल्स को पालते थे. और जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ दैम टुक टू सेटल्ड कल्टिवेशन. ऐसा नहीं है कि जो सभी जो ग्रुप्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो सिर्फ केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सम ऑफ दैम टुक टू सेटल्ड कल्टिवेशन, कुछ जो है वो सेटल्ड कल्टिवेशन भी करते थे, एक जगह रुक कर जो कल्टिवेशन होती है उसको. शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या करते हैं थे कि दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर वो मूव करते रहते थे. लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेटल कल्टिवेशन में जो ट्राइब्स हैं वो प्रैक्टिस करते थे. इन बिफोर द 19th century मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन. बहुत सारे जो ट्राइब ग्रुप्स थे उन्होंने सेटल डाउन होना शुरू कर दिया. कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, एक ही जगह पर रहकर वो वन आफ्टर ईयर वो अपने फील्ड्स को कल्टिवेट करते थे इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे बिगन टू प्लाउ एंड ग्रेजुअली गोट राइट्स ओवर द लैंड. क्योंकि वो एक जगह पर रह रहे थे, धीरे धीरे उनको उसी लैंड के वो मालिक बन गए, ओनर बन गए. बहुत सारे केसेस ऐसे हैं लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, जहाँ पर लैंड जो है वो बिलोंग करती थी किसी एक क्लान से. क्लान जो है जिनके ग्रुप्स होते हैं उसको ही क्लान भी बोला जाता है. ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लान, जितने भी जो ट्राइब्स होता था उसके जितने मेंबर होते थे वो उसके डिसेंडेंट्स होते थे, उत्तराधिकारी होते थे ऑफ द ओरिजिनल सेटल हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड. तो जिन्होंने सबसे पहले लैंड को क्लियर किया था वो सब उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो आने वाली जनरेशन थी वो उसके ओनर बन गए थे लैंड के. देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैव राइट ऑन द लैंड. वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर. तो ऐसा बहुत कम ही होता था कि कुछ लोगों के पास पावर होती थी. ठीक है. सम बिकम चीफ, कुछ जो है उनमें से चीफ बन जाते थे. एंड अदर फ्लावर्स. पावरफुल मैन ऑफर रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स. तो ग्रुप्स में भी ये जो ट्राइब ग्रुप्स है उसमें क्या होता था, जिसके पास जो पावरफुल मैन होते थे यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती थी वो क्या करते थे, अपनी लैंड को वो रेंट पर दे देते थे, जिसको दूसरे जो हैं वो कल्टिवेट करते थे. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सेटल ट्राइब्स ग्रुप्स लाइक द गोंड्स एंड संथाल एज मोर सिविलाइज. तो अब जो ब्रिटिश हैं उनको क्या लगा कि ये जो ट्राइब्स हैं जो एक जगह पर रह रहे हैं, सेटल्ड हैं, वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, ज़्यादा सभ्य हैं. और हंटर और गैदरर हैं या जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं ट्राइब्स के, वो इतने सिविलाइज्ड नहीं हैं. ठीक है. दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सैवेज. तो उन्हें क्या लगता था कि जो ये फॉरेस्ट में रह रहे हैं ये वाइल्ड हैं और सैवेज हैं, तो दे नीड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज. अब उनको जो ब्रिटिश है उनकी अपनी थिंकिंग थी, उन्हें लगता था कि जो घूमते रहते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, या फिर जो हंटर और गैदरर हैं वो क्या है, वो क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते थे, उनको अनसिविलाइज लगते थे, असभ्य लगते थे. उन्हें लगता था कि इनको एक जगह पर रहना चाहिए, सेटल्ड रहना चाहिए. तो ये जो है ये इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि दैट दे नीड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज. तो हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स. अब उनकी यहाँ तक तो हमने उनकी लाइफ के बारे में स्टडी किया कि उनकी लाइफ जो थी एक्चुअली में कैसी थी, या कितने टाइप के जो ट्राइबल ग्रुप्स थे. कुछ जो थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, कुछ जो थे दे वर हंटर एंड गैदरर, सम डू द सेटल्ड कल्टिवेशन और सम रियर द एनिमल्स. तो इस 4 टाइप्स की कैटेगरीज जो है हमने स्टडी की ट्राइबल ग्रुप्स की. अब इन चारों की लाइफ को कॉलोनियल रूल जो था यानी जो ब्रिटिश रूल है उसने कैसे इफेक्ट किया उनकी लाइफ को, वो अब हम स्टडी करेंगे. तो लाइव्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. लेट अस सी व्हाट these changes were. What happened to tribal chief. सबसे पहले जो पोजीशन अफेक्ट हुई थी
ट्राइब्स में वो पोजीशन इफेक्ट हुई थी चीफ की, जो उनका मुखिया होता था, जो उनका हेड होता था, उसका जो रोल था वो पूरी तरह चेंज हो गया। वो कैसे, वो हम स्टडी करेंगे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के आने से पहले इन मैरी एरियाज ट्राइबल चीफ वर इम्पोर्टेंट पीपल, वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता था। दे इंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक पावर भी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी थी, और जो उसकी टेरिटरीज होती है, जो उसका रीजन होता था, उसके ऊपर उसका कंट्रोल भी था हेड का। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओवन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स। ठीक है, उनके अपनी पुलिस वो बना कर रखते थे, अपने उनके जो ऑफिसर्स एक टाइप में वो अपॉइंट करके रखते थे, जो मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर। एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड, और उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए थे ट्राइबल्स ने, और फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है ये सब कुछ वही देखते थे जो हेड होते थे ट्राइब्स के। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश रूल आ गया। ब्रिटिश रूल में जो फंक्शंस थे और जो पावर्स थी ट्राइबल की चीफ की, वो बिल्कुल चेंज हो गई। ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब क्या था, उनकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, यानी जो वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाते थे या जो वो लॉ को मेंटेन करते थे, वो सब पावर उनकी जो थी वो बिल्कुल कम हो गई। और उनको क्या फोर्स किया जाने लगा था कि उनको किसके रूल फॉलो करने हैं, अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के। ओके, दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब उनको क्या करना था, ट्रिब्यूट जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं देना, वो ब्रिटिश को देने होते थे। और डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन करके रखना होता था, लेकिन वो किसके बिहाफ पर मेंटेन करते थे, ब्रिटिश के लिए। ठीक है, दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एन्जॉय अमंग्स द पीपल। तो उनकी जो अथॉरिटी थी, जो चीफ की वो जो अथॉरिटी थी, जो हेड होता था ट्राइब का, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। एंड दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। इस तरह उनके जो ट्रेडिशनल फंक्शन थे, जो शुरू से वो पावर इंजॉय कर रहे थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये तो थी जो इफ़ेक्ट हुआ था ब्रिटिश रूल का, चीफ जो होता था, उनका हेड जो होता था, उसके ऊपर। अब व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर रहे थे, ये शिफ्ट कल्टिवेटर्स जो थे, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ था। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल। जो ब्रिटिश थे वो क्या थे, बेसिकली अनकंफर्टेबल थे विद द ग्रुप द हु केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि जिनका कोई फिक्स घर नहीं होता था और जो सिर्फ घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। क्योंकि पहले भी आपको बताया था कि उनको क्या लगता था कि ये जो लोग हैं जो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये क्या है, अनसिविलाइज्ड हैं। ठीक है, सभ्य नहीं है, इनको ना खाने का तरीका है ना रहने का तरीका है। तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि ये ग्रुप जो है वो क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, एक जगह पर रहना शुरू कर दें। एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर, और एक जगह पर रहकर खेती करें। सेटल पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल। उनको क्या लगता था, एक तो उनको लगता था कि अनसिविलाइज्ड है, ठीक है, दूसरा इनको क्या लगता था कि इनको कंट्रोल करना और इनको एडमिनिस्ट्रेट करना ज़्यादा ईजी रहेगा उनके लिए। अब वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उनके लिए रूल्स को फॉलो करना या करवाना ब्रिटिश के लिए वो डिफ़िकल्ट होता था। उन्हें लगता था कि इनको कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब एक जगह पर रहेंगे। सो देन पीपल हु वर ऑलवेज टू कीप केप्ट मूविंग, तो वो लोग जो घूमते रहते थे उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लगता था उनको। तो ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू रेगुलर रिवेन्यू सोर्स फ्रॉम द स्टेट। अब जो वो घूमते रहते थे, एक तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल था, दूसरा क्या था, रिवेन्यू उनसे जो लेना था उसका कोई सिस्टम नहीं बन पाता था। कभी वो एक जगह पे जा रहे हैं, कभी वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उनसे रिवेन्यू कैसे लेंगे, वो टैक्स कैसे लेंगे, तो ये प्रॉब्लम थी। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। अब उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने। उन्होंने क्या किया कि दे मेजर द लैंड, उन्होंने लैंड को मेज़र किया और डिफाइन द राइट्स ऑफ इट इंडिविजुअल ऑन दैट लैंड। और वो जो लैंड को उन्होंने मेज़र किया, उसको मापा, तो उसके ऊपर किसका राइट होगा, किसका अधिकार होगा, उन्होंने वो फिक्स कर दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने रिवेन्यू की जो डिमांड थी पूरी स्टेट के ऊपर, वो भी फिक्स कर दी। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, कुछ पीजेंट्स थे जो लैंड ओनर्स बना दिए गए, कुछ जो थे वो टेनेंट्स थे जो बिना लैंड के थे। एज यू हैव सीन, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि जो टेनेंट्स होते थे उनको रेंट देना पड़ता था लैंड ओनर, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन तो नहीं थी, तो वो जो है वो लैंड ओनर्स को ज़मीन को वो बोते थे और उसी को वो रेंट भी देते थे। ठीक है, और वो लैंड ओनर्स जो थे वो आगे जो है रिवेन्यू पे करते थे टू द स्टेट। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिश एफर्ट्स थे, जो उन्होंने एफर्ट्स किए थे, कोशिश की थी झूम कल्टिवेटर्स को
सेटल डाउन करने की वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सेटल प्लाउ कल्टिवेशन इज़ नॉट ईजी, क्योंकि प्लाउ कल्टिवेशन ईजी नहीं है इन एरिया वेयर वाटर इज़ स्केयर, जहाँ पर पानी की कमी है उन एरियाज़ में सेटल कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं थी, या फिर जहाँ पर सोइल जो है वो ड्राई थी वहाँ पॉसिबल नहीं थी। तो इनफैक्ट झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्लाउ कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड, इसलिए जो झूम कल्टिवेटर्स थे जो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जब वो सेटल्ड हो गए तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को उन्होंने सफ़र किया। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी जो प्रोड्यूस थी खेतों में वो बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। सो द झूम कल्टिवेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो उन्होंने क्या डिमांड की थी, जो झूम कल्टिवेटर्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने कहा था कि हम तो अपना जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वही करना चाहते हैं। उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या थी, शिफ्टिंग कल्टिवेशन यानी झूम कल्टिवेशन, जिसमें वो घूमते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक टू अनदर प्लेस। तो उन्होंने ये डिमांड कर दी क्योंकि उनकी प्रोड्यूस तो कम हो रही थी। तो फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, तो इस तरह बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, आंदोलन होने लगे, प्रदर्शन होने लगे। तो ब्रिटिश थे उनको फोर्स होना पड़ा अल्टीमेटली कि वो उन्होंने राइट दे दिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन का सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, की कुछ पार्ट्स में चलो तुम शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो कल्टिवेशन है वो कर सकते हो। तो ये था शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के ऊपर उनका इफेक्ट। देन दे इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। अब वो ब्रिटिश जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ फॉरेस्ट लॉ, और वो फॉरेस्ट लॉ क्या थे वो अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है।